तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस योग सत्र का पूर्व निर्धारित विषय है स्लिप डिस्क और कमर दर्द के प्रबंधन में योगाभ्यास। संक्षिप्त सा परिचय 2 मिनट में जानेंगे। स्लिप डिस्क क्या चीज होती है और कमर दर्द जो सिम्टम है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। स्लिप डिस्क जो हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो वर्टिब्राएं होती हैं, हिंदी में देखिए कशेरुकाएं बोलते हैं, वो हर 2 कशेरुकाओं के बीच में एक गद्दीनुमा चीज होती है जिसे डिस्क बोलते हैं। किसी भी कारण से जब वह अपने स्थान से खिसक जाए और उसकी स्पाइन की वर्टिब्राएं गोल गोल करके एक के ऊपर दूसरे तीसरे ऐसे क्रमशः रखी होती है, तो अगर एक तरफ वो अंदर जाएगी तो दूसरी तरफ बाहर। इस प्रक्रिया में हर 2 वर्टिब्राओं के बीच से नर्व्स निकलती है और वो शरीर के अलग अलग अंगों में जाती है। फिर वो उसका प्रेशर कंप्रेस होने लगती है, नर्व कंपनी में प्रेशर आने लगता है, उसमें बल्जेज होने लगते हैं डिस्क में। तो इस तरह की चीजें होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को स्लिप डिस्क बोलते हैं। संपूर्ण सरल भाषा में स्लिप माने जो फिसलना होता है, खिसकना, और डिस्क स्पाइन के जो है एक पार्ट का भाग का। जब वो अपने स्थान से डिसलोकेट हो जाए, खिसक जाए, फिसल जाए, उसी को स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये क्यों होता है? इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसे आप 2 भागों में बांट सकते। एक तो स्पाइन को पर्टिकुलर एक असंतुलित अवस्था में लंबे समय तक होता है, जैसे आगे झुक करके कोई ऐसा काम है हमारा, या स्वभाववश शरीर में आगे झुक करके हम लंबे लंबे समय को बिताते हैं। वैसा जब लंबे समय तक होता है, सामान्यतः वर्षों तो लग जाते हैं, इतनी जल्दी स्लिप डिस्क नहीं, तो फिर उसकी वजह से स्पाइन की जो डिस्क है वो डिसलोकेट। एक तो ये कारण, और दूसरा कारण एक्सीडेंट, जिसमें सडनली एक्सीडेंट हुआ और स्पाइन में चोट आई और बाद में चोट तो ठीक हुई, लेकिन डिस्क अपने स्थान से। तो ये मुख्य 2 कारण। योग अभ्यास में अगर ऑपरेशन एक्सीडेंट से समस्या हुई है, बिना उसके एमआरआई या एक्सरे जिससे हमें पता चलेगा कि किस मात्रा में इसकी है और उसमें कोई इंजरी तो नहीं हुई, क्योंकि अभ्यास से केवल इसका प्रबंधन है। यह बीमारी एक बार हो जाने के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। ऑपरेशन से चिकित्सक इसके बारे में कुछ दावा करते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में मेरा व्यक्तिगत कोई कमेंट्स नहीं है। वो इसके बारे में उसके एक्सपर्ट बता सकते हैं क्या हो सकता है क्या। योग अभ्यास में केवल प्रबंधन होता है, अभ्यास करते रहेंगे। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो हानि करते हैं, उनको पूरी तरह से अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनसे लाभ मिलेगा, उनको आप करते रहेंगे, सामान्य जिंदगी चलती। स्लिप डिस्क के संदर्भ में इतना है। सिम्टम किस तरह के होते हैं? तो कमर दर्द तो एक पहला प्राइमरी सिम्टम है, लेकिन जब से नर्व उसमें प्रेस होना शुरू, स्लिप डिस्क जो है लंबर के पार्ट की ही ज्यादातर
लंबर में L1, L2, L3, L4, L5 5 वर्टिब्रल होती है। उसके बाद स्पाइन का सेक्रल पार्ट होता है, लंबर के ऊपर थोरेसिक होता है, थोरेसिक के ऊपर सर्वाइकल होता है। इससे पहले का जो हमारा सत्र था सर्वाइकल का था, तो उसमें हमने चर्चा की स्पाइन के पूरे जो कॉलम्स हैं जिनको पूरी वर्टिब्राओं को जो 4 ग्रुप में बांटा गया है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सेक्रल। तो लंबर की जो 5 हड्डियां हैं, 5 असूरिकाएं हैं, उनके बीच में इस तरह की दिक्कत होती है और उसे ही स्लिप डिस्क कहते हैं। तो योग के अभ्यास में चाहे वो चोट के द्वारा हो, चाहे वो पॉस्चर के द्वारा हो, दोनों में उसकी क्या स्थिति है उसके अध्ययन से ही अभ्यास आएगा। सामान्यतः ज्यादातर जो गलत पॉस्चर से होता है, तो गलत पॉस्चर में ज्यादातर किसी भी तरह का कार्य लगता है, तो व्यक्ति आगे ही स्लो होकर लंबे समय तक बैठे। इसी कारण से सामान्यतः यह अवधारणा है, और एक पहले नियम में यही डॉक्टर्स भी कहते हैं और योग चिकित्सक भी कहते हैं कि भाई आगे झुकने वाले अभ्यास को अवॉइड करो और पीछे झुकने वाले अभ्यास करो, ऐसा कहा है। उसके पीछे मुख्य कारण केवल यही है कि ज्यादातर आगे झुकने वाले कारणों से ही होता है, लेकिन यह 100% सही नहीं है। जो सर्वाइकल के बारे में मैंने बात कही थी, वही बात यहाँ भी अप्लाई होती है, 100% ऐसा नहीं। कई बार बैकवर्ड बेंडिंग के आसना भी नुकसान कर जाते हैं, जैसे कि धनुरासन इत्यादि किया और आपको तुरंत उसके नुकसान के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसलिए सही से अध्ययन के बाद ही ये पता चल पाता है कि इस व्यक्ति को या पर्टिकुलर व्यक्ति को जो समस्या है उसका कौन सा एक्यूरेट अभ्यास है जिसके नियमित अभ्यास से मदद। दो बातें इस संदर्भ में और कहना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि इसकी ये तो माइनस पॉइंट या निगेटिव जैसी मैंने बातें की। सबसे पहली जो पॉजिटिव बात है वो यह है, इसके अभ्यास के सिलेक्शन में समय नहीं लगता। स्लिप डिस्क एक ऐसी समस्या कि अगर आपको उसके सिम्टम्स आ रहे हैं पैर में, जैसे नर्व प्रेस होना शुरू होगी, तो क्योंकि लंबर से जो नर्व निकल के आती है वो पैर को उसमें साइटिका में नर्व होती है और भी होती है, तो पैर में झंझनाहट, चलते समय पैर का लड़खड़ाना, पैर पे पूरा कंट्रोल न होना, इस तरह के सिम्टम्स। शुरुआत झंझनाहट से, जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाएगी तो उसके आगे के सिम्टम्स बढ़ते। ये जो भी स्लिप डिस्क के सिम्टम है, अगर अभ्यास जो फायदा करना है उसे तुरंत पता चलता है। इस तरह से पता चलता है कि भाई इस समय बाद में झंझनाहट है, हाँ है, अच्छा ये अभ्यास करिए, और करने के बाद अब देखिए तो तुरंत का तुरंत आपने अभ्यास किया, तुरंत उसको ऑब्जर्व करिए, तो तुरंत पता चल जाता है। अगर अभ्यास को फायदा करना है उसमें कमी, और एक बड़ी कमी, ऐसा नहीं कि थोड़ा डाउट हो रहा है तो ऐसा कुछ, कम से कम 30-40%, 50% तुरंत का तुरंत कमी। और जो अभ्यास नुकसान करना, तुरंत दर्द बढ़ा देगी, झंझनाहट बढ़ा देगी, उसमें समय नहीं। वो बात अलग है कि जो आपको आराम 50%, इवन मैंने 90% तक देखा है आराम इमीडिएट अभ्यास किया, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो आराम मिला है तो धीरे धीरे आधा घंटा भी हो सकता है, 25 मिनट भी हो सकता है, 2-4-6 घंटे भी हो सकता है, उतने पीरियड में फिर वापस चला जाएगा। और वापस जाएगा तो 100% समानता नहीं आता है, 80-90% वापस आता, 10-5% बेनिफिट बना। और ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि अभ्यास कितना सही सेलेक्ट हुआ और बीमारी कितना ज्यादा बढ़ गई है, कितना सुधर। ये एक सामान्य दशा में मोटी बात रही स्लिप डिस्क के बारे में, जो मेडिकल साइंस या ह्यूमन फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, क्या ये मैंने बताया, और अभ्यास किस तरह से लाभ करते हैं इसको मैंने मेरा अनुभव है उसके आधार पर बताने का प्रयास। अब कमर दर्द कोई बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है, सिम्टम, जो ढेर सारी बीमारियों में, स्लिप डिस्क में तो होगा ही होगा कमर दर्द। इसके अलावा कब्ज लंबे समय तक बना रहता है, उससे भी होता है, वीकनेस हो जाती है, उससे भी होता है, और कमर में स्टिफनेस आने लगती है, उससे भी होता है। इसके अलावा फीमेल्स में पीरियड के दौरान होता है। सो मेनी फैक्टर्स। स्लिप डिस्क होने के पहले अगर स्पाइन आगे को आप लंबे समय तक स्लाउट करके बैठ रहे हैं, उससे भी कमर दर्द होने लगता है। तो ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं, और उसमें सही समाधान कारण जानने से ही होता है। लेकिन सामान्यतः स्पाइन में लाइट फॉरवर्ड और लाइट बैक, साइड ट्विस्टिंग, साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, इस तरह के अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग कमर दर्द है अगर और स्लिप डिस्क नहीं है तो लाइट करिए, और उसका डबल रेशियो बैकवर्ड बेंडिंग, और साइड बेंडिंग प्रॉपर करिए, उससे कोई समस्या नहीं होती है सामान्यतः, और ट्विस्टिंग।
तो ये सामान्य नियम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अभ्यास करेंगे। इसमें कमर दर्द, इस पूरे आज के अभ्यास को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। जो भी आज हम अभ्यास कराएंगे, अगर उन्हें स्लिप डिस्क नहीं है, केवल कमर दर्द है, वो सारे अभ्यास लोग कर सकते हैं और उसमें उनको लाभ मिलने की लगभग 90% पूरी। 10% अपवाद के तौर पर इसलिए कि सो मेनी फैक्टर्स होते हैं, उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि दर्द बढ़ भी सकता है और कोई लाभ नहीं हो, कमर दर्द के परिणाम। स्लिप डिस्क में दूसरा ग्रुप स्लिप डिस्क कराएगा। तो ये जो भी अभ्यास करेंगे हम लास्ट में बताएंगे इसमें कौन कौन ऐसे अभ्यास जिनको स्लिप डिस्क वालों को भी करना है और कौन कौन से ऐसे अभ्यास जो आप कर सकते हैं और वो स्लिप डिस्क में उसका प्रभाव। अब आइए हम अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए अपने स्थान पे खड़े होकर के सिंपल हम बॉडी को वर्कअप करने के लिए सिंपल कंबाइंड पैरों का और इसलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पैर के जॉइंट्स मूवमेंट को उसके लिए सिंपल जॉइंट मूवमेंट कर लेंगे। शरीर को जितना ढीला कर सकते हैं ढीला करके छोड़ें और हील्स को अप डाउन करें, केवल हील्स, टोज को ग्राउंड करें। इससे क्या होगा कि आपके पैर के सारे जॉइंट्स और कमर तक आपका मूवमेंट होने लगेगा। सुविधा अनुसार 25-30 बार 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक जैसा हमारे अभ्यास का पूरा ड्यूरेशन उसके आधार पर इसका चयन कर सकते। इसको कर लेने के बाद फिर हाथों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिला लें और हाथ को साइड से अप डाउन करेंगे इनहेल के साथ आप और एक्सहेल। अब इसमें परिवर्तन कर लेंगे। हैंड्स के साथ हील्स को भी अप करेंगे। इनहेल एक्सहेल का क्रम हो जाएगा। इसके बाद ट्विस्टिंग, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे। इस अभ्यास का नाम कटी शत्रुलिकासन क्रिया है। इसके अंतर्गत हम कमर से ऊपरी हिस्से को श्वास निकालते हुए क्रमशः दाहिने और बाएं ट्विस्ट करेंगे और कमर से निचले हिस्से को पूरी तरह से फिक्स करेंगे। इसके लिए तलवे को जमीन से बिल्कुल खिसकने नहीं दें और अपर बॉडी को दोनों तरफ घुमा दें। जिस ओर घूमेंगे वो हाथ सीधा रहेगा और दूसरा हाथ मुड़ेगा पूरी से। जैसे दाहिनी ओर इस तरफ गए तो दाहिना हाथ सीधा और बायां हाथ पूरी से मुड़ करके उसकी उंगलियां दाहिने हाथ के शोल्डर तक जाए। यही क्रम दूसरी ओर हो जाएगा। बाईं ओर गए तो बायां हाथ आपका सीधा रहेगा, दाहिना हाथ पूरी से जाएगा। दोनों हाथ शोल्डर हाइट को मेंटेन करें। सामान्यतः जब ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे हाथ शोल्डर से स्लब और इनहेल एक्सहेल प्रॉपर्ली चलेगा। एक्सहेल करते हुए जाएंगे, इनहेल करते हुए आएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए दूसरी ओर, इनहेल करते हुए वापस स्टार्ट करेंगे। शुरू में धीमा कर सकते हैं, अभ्यास हो जाए तब उससे फास्ट। रिलैक्स। पवन सॉरी ताड़ासन। पहला आसन हम स्ट्रेचिंग का करेंगे। सामान्यतः स्लिप और कमर का, इन दोनों में स्पाइन को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं बनती। हम स्लिप या कमर दर्द दोनों के प्रबंधन में ताड़ासन का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाएं, हथेलियां टर्न करें, ऊपर ले लें, सिर पर हाथ रखें, हथेली को टर्न करें। अब यहाँ से श्वास भरते हुए बिल्कुल टो के टिप पे बॉडी को बैलेंस, जितना ऊपर खींच सकते हैं। दोनों बांह से लग जाएंगे, बॉडी सीधी हो जाएगी। हील और टो दोनों मिलाने, तो मिलाएंगे और हील भी मिलाने की कोशिश करें। और अगर दोनों मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है या कुछ परेशानी हो रही है, दोनों में
बराबर वाली, बराबर गैप। सामान्यतः ध्यान नहीं देंगे तो टो में गैप कम होगा और हील में गैप ज्यादा होगा, तो हम गैप बराबर होगा। और इसे 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड जितने देर रोक सकते हैं तो रोकें और कोशिश करें हमारा शरीर जितना सहज और सीधा रहे, और फिर उसी तरह से श्वास निकालते हैं वापस। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, जो भी मांसपेशियों में खिंचाव आया है उससे रिलैक्स होने तक। और अगर श्वसन गति बढ़ गई है या ब्रेथ थोड़ा श्वास हृदय गति बढ़ गई तो उसे भी सहज हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। आसन करते समय हमारी 3 चीजें बढ़ती है, एक तो स्ट्रेचिंग हो जाती है, दूसरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, तीसरा श्वसन गति बढ़, तो उसको वापस जब आए तो उसे रिलैक्स होने तक रेस्ट करें और फिर उसी को रिपीट। सांस रोक लें, बैलेंस करें बाटी को, 20 सेकंड रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अगला अभ्यास करेंगे, इसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। हम साइड बेंडिंग करते हैं, दोनों पैरों में गैप कर लें। जब भी गैप करेंगे तो 1.5 से 2 फीट के आसपास गैप, लेकिन गैप बराबर। जितना गैप दोनों पैर के अंगूठों के बीच में, उतना ही गैप दोनों पैर की एड़ी। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, श्वास निकालते हुए अपने दाहिने जाएंगे, राइट से। कमर से बेंड करेंगे, जितना बेंडिंग कम हो ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेंडिंग करते समय इस तरह से आउच ना, कि जहाँ फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें मिक्स हुआ वो नुकसान करेगा। प्योर साइड बेंडिंग है, आपका शरीर साइड को जाए, साइड को जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग जहाँ मिक्स किया तब दिक्कत। जिस साइड बेंड करेंगे उस साइड के हाथ को बेंड होने की पूरी संभावना, तो उस साइड के हाथ को चेक कर लें, वो एल्बो से बेंड तो नहीं हुआ, अगर बेंड हुआ है तो सीधे वापस आ जाए। पुनः रिलैक्स होने तक रेस्ट करें, मसल्स कमर की रिलैक्स हो जाए, श्वसन सामान्य हो जाए, हृदय गति सामान्य हो जाए। इतना समय लेंगे रेस्ट करने, ये आपका हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। मुख्य उद्देश्य है कि रिलैक्स होने के बाद हम इसी तरह से दूसरी ओर श्वास भरते हुए बिल्कुल हाथ सीधा करें। अब हमारा सिर दोनों हाथों के बीच में है, और इसी प्रकार से दोनों हाथ के बीच में फाइनल अवस्था में फिर है। ये नहीं कि फाइनल अवस्था में जाते समय नीचे वाले हाथ और कान के बीच का गैप ज्यादा हो गया और ऊपर वाले का कम हो गया, ऐसा नहीं, दोनों तरफ बराबर। 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं रुके, और फिर श्वास लेते हुए पुनः रेस्ट करें। इसके बाद एक बार और, ये इतना एक हुआ, एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए साइड बेंडिंग, कमर से ऊपरी हिस्सा साइड बेंडिंग। इस दौरान घुटने न मोड़ने का, पैर को पीछे खींचकर सीधा 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, शरीर को शिथिल कर दें, रेस्ट कर लें, और फिर इसी प्रकार दूसरी ओर इनहेल करते हुए दोनों हाथ सीधे, एक्सहेल करते हुए साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को जिस प्रकार ले गए उसी प्रकार वापस आ जाए। अगला आसन करेंगे, कमर दर्द में बहुत उपयोगी आसन है, इसका नाम है अश्वत्थ आसन। दोनों पैर मिला लें, दाहिना हाथ कंधे के बराबर साइड में और बायां हाथ कंधे के ऊंचाई के बराबर ही सामने। अब दाहिना हाथ साइड में है तो दाहिना पैर पीछे हवा में बिना घुटने से मोड़े जितना उठा सकते हैं, और कमर पर प्रेशर जाने पीछे हो जाएगा, पैर पीछे हो जाएगा। आगे को बॉडी स्लाउच ना होने दें, शोल्डर भी पीछे खींचे और पीछे वाला पैर भी पीछे, अंडी बेंडिंग में। आप देखेंगे सीधे कमर पे प्रेशर जा रहा है, तो उस प्रेशर को होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करें कि फाइनल पोजीशन में हमारी बॉडी जितना स्थिर रहे, उस पर जब वर्क करेंगे तो धीरे धीरे स्थिर बनेगी। इसी का दूसरा भाग दूसरी तरफ से पहले हाथ की पोजीशन बनाएं और फिर पैर उठाते हुए फाइनल 10 सेकंड इसको भी होल्ड करें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार वही, एक बार सेकंड डाउन, इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी इनहेल करते हुए पोजीशन बनाएं और होल्ड करके होल्ड, यहाँ सांस भी रुक जाएगी और पोजीशन 1 2 3 4, दोनों हाथ कंधे की ऊंचाई बराबर, 5 आगे नहीं बढ़ेंगे इस तरह से, सीधा आगे से शोल्डर सीधा, पीछे से पैर सीधा, 4 5 6 7 8 9 10। अब कमर को रोटेट करें। हमने ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग की, साइड बेंडिंग की और एक तरह से अश्वत्थासन में बैकवर्ड बेंडिंग। अब ट्विस्टिंग, साइड रोटेशन, गोल गोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार करेंगे, 3 सेट करेंगे केवल। सूर्य नमस्कार स्लिप डिस्क में पूरी तरह से वर्जित, लेकिन सिंपल कमर दर्द अगर है और स्लिप डिस्क नहीं है, ढेर सारे कारण हैं, उनमें से या कमर में स्टिफनेस आ रही, उस अवस्था में सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, उससे लाभ। लेकिन अगर स्लिप डिस्क है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरी तरह से वर्जित है, ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना। अभ्यास प्रारंभ करेंगे। 1 सामान्य श्वास और सामान्य दशा, 2 श्वास भरते हुए पीछे, 3 श्वास निकालेंगे, 4 श्वास भरते हुए सिर ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ चलिए, दाहिना पैर दोनों हाथ के बीच में रहेगा, 5 6 सामान्य श्वास, 7 श्वास भरते हुए नाभि तक हिस्सा उठा लें, 8 श्वास निकालते हुए पेट बंद कर दें, मेरी नमन हो जाए, 9 श्वास भरते हुए सिर उठाएं, दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, 10 श्वास बाहर, 11 श्वास अंदर, 12 श्वास बाहर। सामान्य श्वास का दूसरा भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक राउंड पूरा हुआ, दूसरा राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Second part of second round, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। First part of third round, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Second part of third round, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह से 3 सेट सूर्य नमस्कार के संपन्न हुए। अब पीठ के बल लेट जाएंगे। शवासन में लेटेंगे। शवासन की पोजीशन में दोनों पैरों में गैप हो जाता है लगभग 1 से 1.5 फीट और दोनों हाथ शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर हथेलियां आकाश में। शरीर को ढीला करके छोड़ देते हैं और श्वास को सामान्य होने दें। यही शवासन। शवासन का अभ्यास पीठ के बगल अगर आप आसन कर रहे हैं तो प्रत्येक आसन के बाद रेस्ट करने के लिए करते हैं ताकि सामान्य हो जाए। और आसन के अभ्यास जब हो जाते हैं और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना होता है तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। यहाँ पर शवासन का अभ्यास किया जाता है ताकि जो हमारे मसल्स के लेवल जो फिजिकल बॉडी है वह प्राणायाम के अभ्यास के लिए रेडी हो। और तीसरी अवस्था होती है जब शवासन का हम चिकित्सीय प्रयोग करते हैं तब इसका पीरियड बहुत लंबा होता है 10 मिनट 15 मिनट और उसमें हम पूरी तरह से अपने आप को 100 के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं मान और अपने आप को शरीर के बाहर प्रेजेंस करते हैं। उसी को एक तरह से योग निद्रा में रूपांतरण कर सकते हैं। लेकिन मुख्य 100 का भाव उसी में आता है और उससे हमारा शरीर बहुत स्वाभाविक रूप से आने का प्रयास करता है। तो जैसे हम शरीर को बाहर अनुभव करते हैं कि शरीर डेड हो गया है, शरीर के सभी अंग स्वाभाविक रूप से फंक्शन करते हैं क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है और शिथिल होते ही सारे अंगों के ऊपर पड़ने वाला जो अनावश्यक रूप से दबाव है वो कम होने लगता है और अंग स्वाभाविक रूप से अपना वध करने। ये शवासन की एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए शवासन सबसे कठिन आसन माना जाता है और शवासन का अभ्यास लगभग सारी बीमारियों में लागू क्योंकि इसमें बॉडी शिथिल है। कोई भी व्यक्ति जब शिथिल होगा तो अपने मूल स्वरूप में जाएगा। अब यहाँ से हम पीठ के बल लेटने वाले 3 आसन करेंगे जो स्लिप डिस्क और कमर दर्द दोनों में होंगे। पहला आसन पवनमुक्तासन, दूसरा आसन सेतुबंधासन और तीसरा आसन मेरुदंड। इनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को मिला लें आपस में, कोई गैप नहीं रहेगा। दोनों हथेलियां शरीर पर, दोनों हथेलियां ग्राउंड पर जमीन पर और हाथ पूरी तरह से बॉडी से सटे। इस अवस्था से पवनमुक्तासन शुरू होगा। स्टेप 1 दाहिने पैर को मोड़ करके पेट। स्टेप 2 हाथों की ग्रिप बना करके इसको पूरा पेट को दबा लें श्वास बाहर कर। स्टेप 3 श्वास निकालते हुए सिर को उठाएं, लेकिन अगर किसी को सर्वाइकल है तो सिर बिल्कुल ना। और फिर दूसरा पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठेगा और 10 सेकंड इसको होल्ड करें। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खींचेंगे। जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, ड्यूरेशन इंडिविजुअल कम ज़्यादा हो सकता है, उतनी देर रोकेंगे। फिर वापसी का आर्डर उल्टा होगा। सबसे पहले लेफ्ट लेग डाउन होगा, फिर सांस लेते हुए सिर डाउन होगा, फिर हाथ डाउन होगा, फिर मुड़ा वाला पैर सीधा। जो भी किया था सब उल्टे आर्डर में वापस। अब इसे बताया बाएं 1 2 3 स्टेप 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप बाय स्टेप। इस क्रम में 4 पॉइंट हमने किए हैं, चारों को उल्टे क्रम में वापस। अगर स्लिप डिस्क है तो सिर्फ उठाने को अवॉइड कर सकते हैं। दोनों पैरों से कर रहे हैं तो सिर तो बिल्कुल। लेकिन अगर स्लिप डिस्क नहीं है और सिंपल कमर दर्द है तो आप उठा दें। एक बार पुनः इसको स्पष्ट कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क इन दोनों अवस्थों में सिर को अवॉइड करें। जब दोनों पैरों से एक साथ कर रहे हैं तब तो सिर्फ बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सर्वाइकल और स्लिप डिस्क ये दोनों नहीं है, केवल कमर दर्द
तब आप सिर को उठा सकते। दोनों पैर एक साथ पेट पर लाएं, दोनों हाथों ग्रिप बनाएं, श्वास बाहर करते हुए, फिर जो मैंने बताया उस कंडीशन के अनुसार सिर उठाना है नहीं उठाना है ये निर्णय है। ठीक है, जब 10 सेकंड इसको बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टेप बाय स्टेप वापस जाएं। सिर डाउन हुआ है, हाथ नीचे आए और पैर नीचे रखें। फिर ये एक राउंड पवन मुक्तासन हुआ। एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, सामान्यतः हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो मान लीजिए यहीं पर है तो मैंने पवन मुक्तासन करना तो 2-3 बार पवन मुक्तासन ही कर लिया। जैसे इसके पहले आपने देखा मैंने ताड़ासन किया, 3 बार ताड़ासन कर लिया, उसके बाद फिर एक ताड़ासन किया तो उसको 3 बार कर लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर पवन मुक्तासन एक, फिर सेतुबंधासन एक, फिर मेरुदंडासन एक, तीनों को मिक्स करें और फिर मिक्स करके इनको आपको 2 बार 3 बार जो करना है, यानी कि लगातार पवन मुक्तासन या सेतुबंधासन या मेरुदंडासन न करके एक एक करके तीनों को मिक्स करें। तो अगला आसन होगा सेतुबंधासन। दोनों पैर फोल्ड करें, इनके इसको हाथ से पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, अदरवाइज सिंपल बॉडी के बगल में हथेलियां जमीन जो लोग आराम से पकड़ सकते हैं वो कंधे को पकड़, श्वास भरते हुए कमर को आराम से जितना उठा सकते हैं। यहाँ पर जो स्लिप डिस्क या कमर दर्द के रोगी हैं वो थोड़ा सा नोटिस जरूर करें। अगर बहुत ज्यादा उठाने में दिक्कत हो रही है तो नीचे ला करके देखें, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, वहीं पर रोक 10 सेकंड 15 सेकंड आराम से इतनी देर रोक सकते हैं। रोकें। जहाँ यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों हील का जो गैप है, दोनों टो और घुटने वो गैप उतना ही रहे, यानी दोनों एड़ियाँ, दोनों पैर के अंगूठे और दोनों घुटने इन तीनों के बीच में बराबर दूरी हो। वापस पैर को ऐसे ही रहने दीजिए जैसे था, दोनों हाथ साइड में कंधे के बराबर, कंधे से थोड़ा सा ऊपर ही रखें, कंधे के नीचे और दोनों पैरों को एक दूसरे पर फंसा दें, दाहिना पैर ऊपर और बायां पैर नीचे। और फंसाने के बाद अगर दाहिना पैर आपने ऊपर किया है तो दाहिना घुटना बाईं ओर जमीन की ओर पॉइंट करें और सिर दाहिनी ओर, श्वास निकालो, और 10 सेकंड ऐसे ही लें। कोशिश रखें कि हथेलियां जमीन पर, palms on ground, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस आ जाए। अब पैर की पोजीशन चेंज करें, पैर जो नीचे था ऊपर हो जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। अब ऊपर वाला पैर अपोजिट साइड जाएगा, सांस निकालते हुए और सिर पैर के अपोजिट, हथेलियां जमीन। 10 सेकंड यहाँ भी रुकेंगे, फाइन ट्विस्टिंग का अभ्यास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स, पैर तो सीधा। ये जितना भी हमने किया इसको एक माने, अब जितना समय हो 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर। मेरुदंडासन जो भी आपने लास्ट में किया इसे कहीं कहीं मर्कट आसन भी कहते हैं। इस आसन को करते समय अगर किसी को घुटने में दिक्कत है वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि घुटने की थोड़ा ट्विस्टिंग हो जाती है और घुटने में सबसे ज्यादा खतरनाक घुटने की ट्विस्टिंग है, तो घुटने के दर्द को इमीडिएट बढ़ा देती है। तो किसी को अगर नी पेन की दिक्कत है, नी रिप्लेस वगैरह हुए हैं तो उनको मेरुदंडासन से बचें। रिपीट करेंगे एडिटिंग। पवन मुक्तासन दाहिने पैर से ध्यान पोजीशन में जाएं और 10 सेकंड होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी प्रकार बाएं पैर, पहले राउंड में जो जो सावधानियां बताई गई हैं उन सारी सावधानियों को अपनाते हुए इस अभ्यास को कंटिन्यू। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेतुबंधासन, दोनों पैरों में गैप करके
गैप कितना होगा कमर की चौड़ाई के बाद, उतना ही गैप एड़ियों में और उतना ही गैप दोनों पैर के घुटने। पांच पत्ते योग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेतु बंधासन स्लिप और बैक पेन कमर दर्द दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी दो आवृत्तियां करें और दूसरी आवृत्ति में इसकी पोजीशन बदलते हैं, यानी दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों एड़िया भी मिला लें, दोनों घुटने भी और दोनों अंगूठे भी पैर और मिला के कमर को करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ट्विस्टिंग करें। ट्विस्टिंग हमने पहली बार दोनों घुटनों को फंसा के किया था, इस बार बिना फंसाए भी सीख लें, तो इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, पैर फंसा के भी कर सकते हैं, पैरों में गैप करके भी कर सकते हैं और पैर मिला के भी कर सकते हैं, तीनों प्रकार के। तो इस बार हम पैरों में गैप करके करेंगे, लेकिन पैर फंसाएंगे, सांस भरें, सांस निकालते हुए पैर एक तरफ और उससे दूर, हथेलियां जमीन पे, पाम्स ऑन ग्राउंड, हथेली सब लोग चेक कर लें अपनी, हथेली जमीन पर रखें, ऊपर की ओर 10 सेकंड होल्ड करें। 1 दोनों घुटने जमीन की ओर जाएंगे और जब जमीन की ओर जाएंगे तो मान लीजिए अगर आपने अपने पैर को लेफ्ट किया है तो राइट नी का घुटना जो है, सॉरी राइट जो नी है वो लेफ्ट हील या लेफ्ट सोल के पास जाना चाहिए वापस। इसी प्रकार जब पैर दाहिनी ओर करेंगे तो दाहिना घुटना जमीन और बायां घुटना जमीन तक जाते हुए दाहिने एड़ी या उसके तलवे के पास जाना चाहिए। इतना गैप होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर सीधा करें, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब इसके बाद करेंगे मेरुअकर्षण आसन। मेरुअकर्षण आसन साइड ट्विस्टिंग का आसन है, साइड बेंडिंग का आसन है। यह किसी भी प्रकार के कमर दर्द और किसी भी लेवल के स्लिप डिस्क में उपयोगी है। इस अभ्यास से किसी भी प्रकार का स्लिप डिस्क या किसी भी प्रकार के कमर दर्द में कोई नुकसान नहीं पाया। इसका अभ्यास करेंगे। किसी एक करवट लेते सभी लोग लेफ्ट हो जाएं, लेफ्ट करवट लेटें और लेफ्ट करवट लेटेंगे तो लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सीधा लगा लेंगे जैसे मैंने किया है। दोनों पैर सीधे होंगे, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला हाथ यहाँ भी रख के कर सकते हैं और जमीन पर भी रखें। जमीन वाला ज्यादा सही क्योंकि थोड़ा हमें बॉडी को बैलेंस रखने में मदद मिलती है। अपने सामने देखेंगे, सिर के सिद्धांत से ऊपर या पीछे की ओर देखने प्रयास नहीं करेंगे और एल्बो को चेक करेंगे। एल्बो बिल्कुल बिल्कुल सिर के सिद्धांत से हो, ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे रहेगा। तो आपकी एल्बो और पैर पीछे हो जाए और कमर आगे हो जाए तो बॉडी अपने आप सीख। अब सांस भरते हुए ऊपर वाले पैर को उठाना है और सांस निकालते हुए डाउन करना। इस पूरे अभ्यास में कोशिश करना है नी बेंडिंग बिल्कुल ना, विदाउट नी बेंडिंग चलेगा। 1 2 3 सीधा सीधा पैर 4, कम ज्यादा की चिंता ना करके नी बेंडिंग की चिंता करें। 5 6 7 8 9 10 11 नी बेंडिंग बिल्कुल नहीं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप करवट बदल दो इसी प्रकार दाहिनी करवट, दाहिने एल्बो को बिल्कुल पीछे ले आए, बिल्कुल सिद्धांत से आ जाएगा और पैर को पीछे कमर थोड़ा आगे ताकि बॉडी सीधी। सांस भरते हुए उसी प्रकार ऊपरी पैर को उठाना है, सांस निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब बाएं करवट से होकर उठकर बैठेंगे और सामने की ओर सिर करके पेट के बल आएंगे।
फ्रंट बॉक्स से अभ्यास करें। आसन हम लोग जब एनालिटिक लेते हैं कमर दर्द का नाम आप बोल रहे हैं दान करते हुए कितना इसको करें कमर दर्द। हाँ जैसे ये है तो पकड़ के सिंपल कमर दर्द में तो उपयोगी हो सकता है, कमर दर्द में बहुत, लेकिन स्लिप डिस्क में तो इमीडिएट जो है कान की समझना। कमर दर्द में बहुत फायदेमंद है। चलिए पेट के बल आएंगे। मकर आसन में लेटेंगे और इसमें उचित मकर आसन ज्यादा है। लगभग किसी भी प्रकार की कमर दर्द में केवल इस तरह से लेटे रहा जाए, कुछ नहीं किया जाए और इसी अभ्यास को किया जाए तो इतने मात्र से ही आराम मिले। जितनी देर आपको अच्छा लगे इस मकर आसन में लेटे रहेंगे और जब लगे कि कमर पे ज्यादा खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे ज्यादा खिंचाव आ रहा है तो हेड डाउन करें। रेस्ट करते ही आपको जो भी खिंचाव आया है वो रिलैक्स हो, और जब रिलैक्स हो जाए तो फिर उसी पोजिशन में आ जाए। तो ऐसे इसको 5 से 10 मिनट तक अगर करें तो केवल यही एक अभ्यास से ही कमर दर्द और स्लिप डिस्क दोनों में आ रहा है। कितनी देर इसको करना है, कितनी देर उसको करना है, उत्थित मकर आसन और सूक्ष्म मकर आसन ये व्यक्ति को खुद डिसाइड कर। जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर आप करिए और रिलैक्स करने के लिए जब मकर आसन में जाएं तो जब आपको लगे कि हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तो इसमें आ जाइए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इस आसन में जाए, लेकिन रिलैक्स करने के लिए सूक्ष्म मकर आसन में जाए। ये दो आसन से ही बहुत कुछ लाभ है। पैरों में गैप होगा, पैर खोलने और एड़ियां अंदर बनने का, इस तरह से पैरों पर्याप्त गैप कर लें, कम से कम दोनों पैर दोनों हाथ जितना क्लोज कर लेंगे गर्दन की खिंचाव बढ़ जाएगा। तो हमें हाथों को उसके डिस्टेंस के अनुसार सेट करना है कि कितना खिंचाव हमें अच्छा लगे। इसी प्रकार दोनों एल्बो को जितना बाहर करेंगे उतना गर्दन और कमर खिंचाव बढ़ेगा। तो हमें इसको भी अपना घटा बढ़ा के सेट कर लेना कि हमारे लिए कितना खिंचाव हमें उपयुक्त लगे। जितना आप गैप करेंगे उतना खिंचाव कम होता जाएगा और जितना एल्बो आपके अंदर उठ रहेंगे बॉडी की ओर उतना खिंचाव कम होता जाएगा। पुनः सूक्ष्म करें। अब इसके बाद करेंगे कलाभासन। कलाभासन के लिए दोनों हाथ थाई के अंदर ले जाएं। चिन या फोरहेड दोनों में जो आपको ठीक लगे वो नीचे रखें, क्योंकि स्लिप अगर सर्वाइकल की समस्या होती है तो चिन रखने से दिक्कत होती है। इसका सबसे सरल पैरामीटर है कि आप चिन और फोरहेड दोनों रख करके देखें, जो अच्छा लगे वो करें। दोनों पैर प्रॉपर मिलेंगे और दोनों हाथ थाई के अंदर। सांस भरते हुए दाहिने पैर को बिना घुटने से मोड़े उठे। यहाँ पर नी बेंडिंग में है कि नी बेंडिंग को आपको कंट्रोल करना ही करना है और सांस भरते हुए पैर को जितना बस कितना उठा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि नी बेंडिंग नहीं होना। सांस भरते हुए उठाएं, रोक लें सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरा पैर सांस भरते हुए उठाएं, सांस रोक कर रोक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी ये एक बार कलाभासन हुआ, दूसरी बार रिपीट करेंगे। यहाँ जरूरत है तो आप सूक्ष्म मकर आसन में आके रेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा राउंड ले कलाभासन दाहिने पैर से पंजे बाहर खींच के पैर उठाना है, पैर को बिल्कुल ढीला नहीं रखना है, पंजे से पैर बाहर की ओर खींचा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से सांस भरते हुए उठाएं और सांस रोक के रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहाँ रेस्ट करने के लिए आप बीच बीच में बाल पीड़ासन का भी उपयोग करें। ये बाल पीड़ासन है। हमारा दाहिना पैर सीधा है और दाहिना हाथ सीधा है बॉडी के बगल में। बायां पैर मुड़ा हुआ है, घुटना ऊपर चढ़ा हुआ है और बायां हाथ भी मुड़ा हुआ है। तो बाएं हाथ की कूहनी और बाएं पैर का घुटना
ये दोनों क्लोज है, जितना क्लोज हो जाए उतना अच्छा है। सरल भाषा में जो पैर सीधा रहेगा वही हाथ सीधा रहेगा, और जो पैर मुड़ेगा वही हाथ मुड़ेगा। ये एक साइड का होगा, थोड़ी देर बाद आप साइड बदल दूसरी साइड से। ये अभ्यास रिलैक्सेशन का तो है ही है, ये स्लिप डिस्क और कमर दर्द दोनों में उपयोगी। इवन अगर स्लिप डिस्क से नर्व प्रेस हो रही है और पैर में झंझनाहट हो रही है, उसमें इमीडिएट रिजल्ट इससे मिलता है। पैर को जितना ऊपर चढ़ा सकते हो उतना चढ़ाइए, पैर को मैक्सिमम ऊपर चढ़ाइए, आपको कमर में तुरंत रिलैक्स। तो ये पेट के ऊपर करने वाले आसन के बाद रिलैक्सेशन के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्लिप डिस्क और कमर दर्द दोनों के प्रबंधन के लिए भी इस आसन का प्रयोग कर सकते हैं। रिलैक्स, वापस आ जाए। अगला आसन करेंगे त्रिय भुजंगासन। दोनों पैरों में गए, दोनों हाथ की हथेली कंधे के नीचे और फोरहेड ऑन ग्राउंड। ये बेसिक पोस्चर है त्रिय भुजंगासन का। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए दाहिनी ओर से बॉडी को ट्विस्ट करें और बाईं एड़ी देखें, पैरों में गैप रखेगा, 2 से कम गैप में, और दाहिनी एड़ी को देखें। 1 2 बाईं, दाहिनी ओर से बाईं, 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए वापस, फिर श्वास निकालते हुए जमीन। इसी का दूसरा भाग, श्वास भरते हुए सीधा सीधा ऊपर उठाएं, श्वास निकालते हुए बाईं ओर से बॉडी ट्विस्ट करें और दाहिनी एड़ी को देखने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए से सीधा और श्वास निकालते हुए डाउन। त्रिय भुजंगासन 3 भागों में होता है, तो अभी हमने 2 भाग किए, अब तीसरा भाग करेंगे। इस बार श्वास भरते हुए सिर को सीधा सीधा ऊपर की ओर उठाएं और यही 50 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस और थोड़ा सा रेस्ट। क्लासिकल भुजंगासन जो है उसमें पैर पूरी तरह से मिले होते हैं और केवल नाभि तक ही उठा। इस प्रकार जो क्लासिकल आसन है भुजंगासन, वह कमर दर्द में तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सिर्फ जिसमें उससे नुकसान की संभावना लगभग रहती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बैक मसल्स पे प्रेशर आता है। इसी को मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो कमर दर्द स्लिप डिस्क दोनों में लाभ मिलता है। उसमें क्या करते हैं, पैरों में गैप कर लेते हैं, दोनों का जैसे भी त्रिय भुजंगासन में किया उसी तरह से पैरों में गैप, पैरों को पूरी तरह से मिला। दूसरा काम, दोनों हाथों को इस प्रकार जैसे शुद्ध मकरासन में करते हैं, एक हथेली ग्राउंड पे, दूसरी हथेली उसी के ऊपर, और यहीं से श्वास भरते हुए हाथ को पूरा सीधा। जब हम पूरा सीधा कर देंगे तो लगभग जो श्रोणी मेखला है वहां से स्पाइन बेंड होगी, और जो नाभि का पार्ट है वहां से बेंड नहीं। ये थोड़ा उसकी अपेक्षा सरल भी है, और ये कमर दर्द स्लिप डिस्क दोनों में। इसको 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर करें। बैक पेन वाले अपनी थोड़ा देर तक भी रोक सकते हैं, लेकिन जिनको स्लिप डिस्क है वो ज़्यादा देर न, इसके नंबर्स बढ़ा लें, लेकिन होल्डिंग ड्यूरेशन लंबा नहीं। वापस आए तो मकरासन में थोड़ा रेस्ट करके श्वास भरते हुए उठाएं, श्वास निकालते हुए श्वास रोक के उठाएं। 1 2 3, एल्बो बिल्कुल सीधी कर, 4 5 6 7 8 9 10। अरे तरीके से भी कर लें। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए सूक्ष्म मकरासन या बाल की आसन, दोनों में किसी एक का इस्तेमाल करें। इसमें जिसको ज़्यादा अच्छा लगे। रिलैक्स कर लेंगे, अब उठकर बैठेंगे। सिटिंग पोस्चर का एक आसन लेंगे, वक्रासन। ट्विस्टिंग का अभ्यास करें। आप शुरू से देख रहे हैं जिसमें फॉरवर्ड कम या न के बराबर,
बैकवर्ड और साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग, इन्हीं 3 तरह के आसन होगा। तो ये अब हम ट्विस्टिंग का आसन ले रहे हैं। हमने ट्विस्टिंग किया था खड़े होकर के गोल गोल घुमाने में, और फिर ट्विस्टिंग किया मेरुदंड आसन में, और फिर ट्विस्टिंग करेंगे वक्रासन। तो 3 आसनों में हमने ट्विस्टिंग, और बैकवर्ड बेंडिंग भी मैक्सिमम आसन, लाइट फॉरवर्ड बेंडिंग भी पवन मुद्रासन। तो एक अभ्यास में फॉरवर्ड बेंडिंग किया, वो भी बहुत लाइट। वक्रासन के लिए इस तरह दंडासन बैठने के बाद दाहिने पैर को फोल्ड करके सीधा करें, दाहिना हाथ पीछे रखें और बाएं अंगुल को इधर फंसा के उसके बाएं हाथ से एंकल को पकड़ करके और दाहिनी ओर घूम जाए, पूरी फीमर बोन पेट में दब जाए। प्योर ट्विस्टिंग का अभ्यास है। 10 सेकंड ऐसे बैठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। इसी प्रकार दूसरी ओर, लेफ्ट लेग फोल्ड होगा तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और राइट हैंड के एल्बो उठा के। अच्छा देखिए, ये एल्बो इसमें नहीं फंसेगी। अगर ऐसे होगा तो करने में दिक्कत होगी। तो दूसरा रास्ता क्या है, इनकी एल्बो ना फंसे, यहाँ तक आ रहा हो, वो घुटने को ऐसे, घुटने को पकड़ के घुटने को दूसरी ओर, सिर को दूसरी ओर, ये ज्यादा आसान होने के लिए इनका, इनकी कूहनी इसमें ना पहुंचे। अगर कूहनी वहां तक पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। अब ये एक वक्रासन का एक चक्र हुआ, एक बार हमने किया, एक बार उसी तरह से दाहिना लेग फोल्ड किया, दाहिना हाथ पीछे से फोल्ड किया। इस दौरान बाएं पैर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे लुढ़केगा नहीं, बिल्कुल सीधा और एल्बो फंसा के घूम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार इसको पैर को इस तरह भी रख के किया जाता है। अभी हम ये सरल प्रकार करा रहे हैं। जब ये बहुत इजी होने लगे तब दूसरी तरफ रखना, कि जब तक यहाँ एल्बो नहीं फंसेगी तब ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ रखने से और वो कठिन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यहाँ पर आसनों का अभ्यास समाप्त हुआ। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए शवासन में रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्राणायाम का भाग प्रारंभ होगा। शवासन में 2 मिनट लेट जाएं, और इसकी जो और मुख्य बातें हैं 2-3 पॉइंट में हम तब तक डिस्कस कर लेते हैं। तब तक शवासन में लेट के आप लोग रिलैक्स, दोनों पैरों में गैप कर लें, दोनों हाथ लें आकाश की ओर। इससे प्राणायाम के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है, और आसन से जो भी हमने मसल्स को स्ट्रेच किया या संकुचित किया, खिंचाव दिया या दबाव दिया, वो रिलैक्स अवस्था में आ जाती है। यहाँ पर जितने भी आसन हमने किए उसमें से जिनको कमर दर्द है वो तो ये सारे अभ्यास है, लेकिन जिनको स्लिप डिस्क, कमर दर्द के साथ स्लिप डिस्क भी है और पैर में सुनपन होना या पैर पे कंट्रोल कम होना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, स्लिप डिस्क डायग्नोज हो चुका है, ऐसे लोगों को नंबर 1 सूर्य नमस्कार नहीं करना। एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, कुछ आसन ऐसे हैं जिनसे नुकसान हो भी सकता, नहीं हो सकता, तो उनको करते समय ऑब्जर्व करें। अगर दिक्कत होती है, दिक्कत बढ़ रही है, तो उनको रोक दें, अदरवाइज कर दें। उनमें से एक तो ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होकर के किया, ये कुछ कुछ केसों में, बहुत कम केसों में, लेकिन कुछ कुछ केसों में स्लिप डिस्क में से नुकसान पाया गया है, तो इसको रोक। और दूसरा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन मान चलिए 2-4 बार, तो अगर आपको जरा भी दिक्कत लगती तो इन दोनों को रोक दीजिए, आपको तुरंत जो है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। बाकी मेरुदंडासन, सेतुबंधासन, पीठ के बल यदुआसन, मेरुदंड, सेतुबंध, पेट के बल सलाभासन, लास्ट वाला जो हमने भुजंगासन किया, इसमें पूरा पैर, पूरा हाथ सीधा किया, मेरुकर्षणासन। इन आसनों में किसी प्रकार का स्लिप डिस्क हो, किसी प्रकार का कमर दर्द हो, कोई नुकसान नहीं होगा। लाभ में भले कम ज्यादा का अंतर आ सकता है, लेकिन इन आसनों से कोई नुकसान नहीं। ये सामान्य सा किए गए अभ्यासों का
एक तरह से कंक्लूजन था। अब आगे हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इसलिए हम पर बैठ जाएं। स्लिप डिस्क या कमर दर्द क्योंकि पूरी तरह से पोस्चर से जुड़ी हुई समस्या है, इसलिए प्राणायाम से इसमें कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता है। प्राणायाम ऑल ओवर जो फिटनेस के लिए उसके लिए तो ठीक है। ये सर्वाइकल में भी मैंने डिस्कस किया था, सर्वाइकल और कमर इनमें प्राणायाम का सीधे कोई रोल नहीं। हाँ, अगर तनाव वगैरह के कारण दूसरी चीजें हो रही हैं उनसे कमर दर्द संबंधित हो, लेकिन डायरेक्टली भले, लेकिन सीधे तौर पे इसमें आसनों का भी सारा का सारा योगदान है, स्लीप और शक्ति। अब सामान्य स्वास्थ्य के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसके क्रम में सबसे पहले कपाल काउंटिंग हम यहाँ से पहले कर रहे हैं। 100 टाइम्स कपालभाति यहाँ हम कर रहे हैं। बाकी अपनी इंडिविजुअल आवश्यकता के अनुसार इसकी मात्रा को कम ज्यादा किया जाता है। हर नंबर के साथ फोर्सफुली एक्सेल करना है। स्टार्ट करेंगे तब तक काउंटिंग करेंगे। अभ्यास कंटिन्यू रखेंगे। पूर्व में जो हमने सावधानी इसके संदर्भ में बताई है, थ्रोट में किसी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए और आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं इस अभ्यास को कंटिन्यू करें। रिलैक्स, ध्यान लगाएं। पूरी सांस भरें और पूरी सांस भर करके इमीडिएट अधिकतम सांस बाहर करें। पेट को अंदर खींचें। जितनी देर बिना सांस के रह सकते हैं उतनी देर पेट को अंदर खींच करके होल्ड करें। बड़ी खूब ध्यान रखें। यहाँ पर जो हृदय रोगी नहीं है, जो उच्च रक्तचाप के रोगी नहीं है, ऐसे लोग अपनी मैक्सिमम ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी का इस्तेमाल करें। आफ्टर एक्सेलिंग मैक्सिमम ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी का इस्तेमाल करें। जब सांस रोकना मुश्किल हो तो उल्टे आर्डर में वापस है, पहले पेट को रिलैक्स करेंगे उसके बाद सांस रोकेंगे। यहाँ क्योंकि आज का अभ्यास स्लिप डिस्क और बैक पेन पर फोकस है, इसलिए यह कहना बताना आवश्यक है कि अगर स्लिप डिस्क की दिक्कत हो तो कपालभाति का अभ्यास न करें या फिर करें तो बहुत ही नोटिस करते हैं, क्योंकि जो आप स्ट्रोक देते हैं तो वो जाकर के सीधे स्पाइन के उस पर, और अगर कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तब भी नोटिस करते रहें और पीछे सपोर्ट लगा लें। चेयर पे बैठ के कर रहे हैं तो पीछे सपोर्ट ले लें, और अगर आप सोफे पे बैठते हैं तो वहाँ पे। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और मुझसे मिस हो रही थी वो बताना बहुत आवश्यक है, ऐसे लोगों को जमीन पर बैठ के अभ्यास नहीं, चाहे के लोग भी हो चाहे वो, उन्हें जमीन पे बैठकर अभ्यास वाजिब होता है। ऐसी दशा में कुर्सी का इस्तेमाल करें या सोफे या बेड पर। कुर्सी सबसे बेस्ट है,
कि उसमें आपको बैक सपोर्ट भी मिल जाएगा और सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप पीछे पिलो वगैरह पोजीशन वगैरह लगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए खास कर सकते। अब आगे का अभ्यास अनुलोम विलोम करेंगे और अनुलोम विलोम के साथ प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सामान्य तरह से काउंट किया जाता है, लेकिन यह प्राणायाम ना कहकर इसे नाड़ी शोधन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राणायाम का उद्देश्य होता है नाड़ियों में प्राण को समुचित ढंग से, प्रॉपर ढंग से, संतुलित ढंग से प्रवाहित, ये मुख्य काम है प्राणायाम। और इस काम में जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो काम में काफी मदद मिलती है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से पहले किया जाता है ताकि नाड़ियां शुद्ध। उस नाड़ी शुद्धि में कपालभाति भी काम करता है, जो अभी हम अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं वो भी करता है, और एक नाड़ी शोधन नाम से भी प्राणायाम होता है, जिसको हमने हाई ब्लड प्रेशर और है हाई ब्लड प्रेशर की जिस दिन चर्चा हुई थी, डिप्रेशन और तनाव की चर्चा हुई थी, उसमें हमने नाड़ी शोधन, ये तीनों अभ्यास आप समय में एक साथ कर सकते हैं, जिनको प्राणायाम की ज्यादा जरूरत है, तीनों में से कोई एक कर सकते हैं या दो कर सकते हैं। नाड़ियां शुद्धि होने के बाद ही प्राणायाम, क्योंकि हर प्राणायाम का अपना एक अलग अलग नेचर है, और वो 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण अपान समान व्यान दान, एक अपना एक बहुत बड़ा विषय है। उसमें हर प्राणायाम का अपना एक अलग स्वभाव है, जो उसी नेचर के प्राण को शरीर में बढ़ाता है। और नाड़ी शोधन का काम है नाड़ियों को शुद्ध करना। नाड़ियां शरीर के अंदर वह जाल है, वह मार्ग है जिसमें प्राण प्रवाहित हो, और इसी प्राण की कम या ज्यादा मात्रा होने से शरीर में रोग के संदर्भ में योग का यही काम है। इसलिए नाड़ी शुद्धि के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। सामान्य दशा में इसका अभ्यास 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ समय भी कम है इसलिए हम थोड़ा करेंगे, लेकिन इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट और अधिकतम अपनी रोग के अनुसार इसकी मात्रा को बढ़ाया जाए। अनुलोम विलोम काउंटिंग क्लियर हो रही है। नियम वही जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, रिंग फिंगर से बाईं नासिका से श्वास निकाल के पहले एक्सहेल, फिर और इनहेल में 1 2 3 4, होल्ड में 4 4 4 और एक्सहेल में 4 3 2 1। इसी काउंटिंग को फॉलो करते हुए अभ्यास स्टार्ट। पहले सांस निकाल लो, अब इनहेल से शुरू करें, होल्ड कर लें दोनों बंद करके, दाहिनी नासिका से निकालें, एक गति से इनहेल, दोनों नासिका बंद करके होल्ड, और उतने ही समय में उसी स्पीड से एक्सहेल।
इसका अभ्यास करोगे। समय के अभाव के कारण हमने यहाँ इस अभ्यास को 3 मिनट दिया, लेकिन सामान्यतः 5 मिनट। इसके बाद इसका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर प्राणायाम की चर्चा चल रही है, यद्यपि यह आज के विषय से थोड़ा अलग हटके, लेकिन चर्चा करना आवश्यक है। प्राणायाम का जो मुख्य कॉन्सेप्ट प्राण को लेकर के है, और प्राण प्रवाहित होता है नाड़ियों में, और इन नाड़ियों का जो मेन जंक्शन पॉइंट, यानी कि जहाँ पर ढेर सारी नाड़ियाँ मिलती हैं, उनको योग की भाषा में चक्र होता है। चक्र मीन्स जहाँ पर, क्योंकि चक्र का अर्थ होता है भंवर, और यह भंवर या चक्र शब्द उन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ कोई चीज एक ही सर्किट पे घूमती है, भंवर की तरह से घूमती। शरीर में जो एनर्जी के का भंवर है उसे चक्र कहा जाता है, और वह स्पाइन में मुख्य रूप से 7, कुछ ग्रंथों में 9 का भी उल्लेख है, लेकिन प्रमुख चक्र जो होते हैं वो 7। ये 7 चक्र जो है 72,000 नाड़ियों के जंक्शन पॉइंट है। यहीं पर सोल के बाद हमारे शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में सोल के बाद सबसे सर्वाधिक ऊर्जा जो है इन्हीं चक्रों पे संग्रहित होती है, स्टोर। ये चक्र कौन से हैं? सबसे पहला चक्र है जिसका नाम है मूलाधार चक्र, जो स्पाइन के अंतिम छोर पे होता है। दोनों प्राइवेट पार्ट्स, मलद्वार और मुखद्वार के मध्य का जो पॉइंट, वहां से 6 अंगुलों पर वहीं जाके स्पाइन समाप्त होती है। तो स्पाइन के अंदर ही स्पाइन का जो अंतिम भाग है, वहीं पर यह मूलाधार चक्र होता है। जैसा कि नाम मूल, जो पूरे के पूरे इसका आधार है, इसका मूल, उसकी जड़, उसी कारण इसका नाम मूलाधार है। अंदर इसके ढेर सारी चीजें, 4 पंखुड़ियां, इसका बीज मंत्रणम, और इसका रक्त लाल वर्ण, इसका रंग, और इसका अपना कार्य है। इसके अंतर्गत आने वाले प्राइवेट पार्ट से संबंधित संबंध जो इसकी ऊर्जा से प्रभावित। इतना विस्तार में बताने के समय नहीं, सामान्य में इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। इसके ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, इसमें पंखुड़ियां होती है। उसके ऊपर फिर नाभि का स्थान आता है, तो नाभि के सिद्धांत से स्पाइन जो चक्र होता है उसका नाम है मणिपुर चक्र। उसके ऊपर अनाहत चक्र आता है, ये हृदय के आसपास होता है, लेकिन होता है स्पाइन में, हृदय तो साइड में होता है, लेकिन हृदय के स्थान से स्पाइन में यह अनाहत चक्र। इसके ऊपर विशुद्धि चक्र कोण में आता है, और उसके ऊपर आज्ञा चक्र, दोनों आइब्रो के मध्य में। इस सिद्धांत से अगर कोई चीज अंदर उठाई जाए तो स्पाइन में जहाँ पहुंचेगी उसी स्थान पर आ गया। और अंतिम सहस्त्रार चक्र होता है, इसमें 1000 पंखुड़ियां, इसलिए इसका नाम है सहस्त्रार, और ये पूरे ब्रेन को अच्छा देता है। तो सहस्त्रार चक्र 1000 पंखुड़ियां, आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियां, विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियां, अनाहत चक्र 12 पंखुड़ियां, मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ियां, स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियां, मूलाधार चक्र 4। और इन पे शरीर की जो पूरे शरीर में जो फैली हुई, कभी आप गूगल पे डालें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा चक्र का कॉन्सेप्ट और नाड़ी। तो आप देखेंगे कैसे पूरा, जैसे एक पत्ता आप देखेंगे किसी बड़े पेड़ का, जैसे पीपल का पत्ता, तो वो पड़ा वो पुराना पत्ता, वो सड़ गया, उसके अंदर जो बहुत छोटे छोटे तंतु, पूरा जाल फैला हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमारा जाल हमारे शरीर में नाड़ियों का फैला, और इसी जाल में, इसी नाड़ियों के पथ में प्राण प्रवाहित होता है, और उस प्राण का मार्ग यही स्पाइन से जाता है, स्पाइन के चक्रों से। ये प्राण हम इनवर्स, जो यूनिवर्सल ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसको हम नोस्ट्रल से इनटेक करते हैं। तो जो दाहिनी नासिका से जाता है इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और जो बाईं नासिका से जाता है इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी या पीला नाड़ी, यानी कि सूर्य नाड़ी या पिंगला। और दोनों आज्ञा चक्र पर मिलती हैं। अगर आज्ञा चक्र पे केस मिले तो इसको वहीं से शुरू होती है सुषुम्ना, और ये स्पाइन के साथ चलती है। स्पाइन के पहला दाहिनी ओर शुरू होती है पिंगला या सूर्य नाड़ी, बाईं ओर चंद्र नाड़ी, और स्पाइन के बीचों बीच में जो चलती है उसे बोलते हैं सुषुम्ना। ये 72,000 की 3 है, और ये तीनों नाड़ियों का जंक्शन पॉइंट होता है हर चक्र पर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो तीनों की प्राण ऊर्जा आपस में इसी चक्र में मिलती है। फिर जो दाहिनी ओर थी वो बाईं ओर हो जाती है, जो बाईं ओर है वो दाहिनी ओर हो जाती है, और फिर ये हर चक्र पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और मूलाधार पे फिर दाहिनी वाली दाहिनी हो जाती है, बाईं वाली बाईं। तो सुषुम्ना मार्ग में जो प्राण जाने का प्रभाव ये आज्ञा चक्र से है, या फिर मूलाधार जो स्पाइन का शुरुआती हिस्सा है। और व्यक्ति के या किसी भी जीव के जो शरीर का मेन पॉइंट है, या कहिए शरीर का जो खजाना है, वो मूलाधार चक्र में बंद है। इसी को ऋषियों ने शक्ति के नाम से कहा है, पावर, शक्ति। और शिव
हाँ, उसे कुंडली शक्ति भी कहा गया है। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, वो यहाँ पर शास्त्रार्थ। तो ये शक्ति का जब शिव से मिलन होता है, इसी को एक ट्रेडिशन में योग कहा गया है। इसका मतलब हुआ व्यवहारिक भाषा में, उसे तो अलंकारिक शब्दों में इस्तेमाल किया गया था कि जो हमारी ऊर्जा है जब ऊर्ध्वगामी होकर के यहाँ मिलती है तो हमारी ऊर्जा उत्साह, साहस, प्रेम, करुणा, दया, कुटुंबकम की जो अवधारणा, ये सब कल्याण में कन्वर्ट है। और जब तक यह अधोगामी रहती है तो यही ऊर्जा हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ में जो है वो सन्निहित रहती है। और जब बिल्कुल निम्न स्तरीय होती है तो इसका स्वरूप होता है इसी ऊर्जा का वासना। और जैसे जैसे ऊर्ध्वगामी होती है, चक्रों के सबके अलग अलग स्वभाव हैं। जैसे कि हृदय में जो अनाहत चक्र है, इसका दया, करुणा, ममता से संबंध। मणिपुर चक्र का बेसिकली ऊर्जा और पालन से संबंध, दूसरों को खिलाने, दूसरों के प्रति त्याग करने, अपने को कष्ट में डाल के दूसरों के लिए पोषण करने की जो मानसिक अवधारणा है, जो मणिपुर चक्र के एक्टिव होने से। तो प्राणायाम के द्वारा हम हमारा जो मुख्य टारगेट है, इवन प्राणायाम ही नहीं, आसन और योग का सारा कॉन्सेप्ट ये एक ही है कि हम सुषुम्ना मार्ग में कैसे प्राण को प्रवाहित करें। योग का टारगेट केवल और केवल है, उसे दूसरी भाषा में कुछ भले अलग कर दिया जाए, मुख्य उद्देश्य ही। जैसे सुषुम्ना में प्राण प्रवाह शुरू हो जाएगा, इन चक्रों में हलचल शुरू होगी और चक्र अपने कार्यों को, उनका स्वाभाविक कार्य, उनका संपादन शुरू करेगा। दूसरे एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऊर्जा मणिपुर चक्र तक सामान्य दिशा में आती जाती है। जब तक मणिपुर चक्र को नहीं पार करेगी तब तक ऊर्ध्वगामी होकर अधोगामी होने की पूरी संभावना। और इसी अवस्था में रहने के कारण जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है, कभी हम सांसारिक होने का प्रयास करते हैं, कभी हम आध्यात्मिक होने का, कभी सांसारिक, कभी आध्यात्मिक। कभी हमारी वासना पर, हमारे सेक्सुअल प्रवाह पर कंट्रोल होता है, कभी एकदम से वो प्रवाह प्रबल हो जाता है। जैसे ऊर्जा अधोगामी होगी, मूलाधार चक्र को प्रभावित होगी, तेज ऊर्ध्वगामी होगा तो होगा, इससे थोड़ा मन अलग है। ये चलता रहता है। लेकिन एक बार अगर मणिपुर चक्र को पार कर दें, फिर ये नीचे नहीं आएगी। समय ऊपर शास्त्रार्थ में जाने में चाहे जितना लगे, ये चाहे जितना कर दिन में नहीं है, जन्मों में, क्योंकि योग का जो कॉन्सेप्ट है ये यात्रा पूरी कई जन्मों में जाके संभव। तो मुख्य उद्देश्य जो नाड़ी शोधन है वो पीड़ा से जब शास्त्रीय, बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब हम बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो आप समझिए हर चक्र से क्रॉस करते हुए बाईं से जाते हैं, और जब दाएं से लेते हैं तो हर चक्र से क्रॉस करते हुए दाएं जाते हैं। दोनों पे जब इक्वल घर्षण चलता है तब सुषुम्ना का मार्ग खुलता है। और फिर उसके बाद आता है अगला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका का काम है ऊर्जा के प्रवाह को तीव्र करना। जो नाड़ी चल रही है इसमें ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है, इसका और कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन नाड़ी शोधन का प्रभाव है संतुलित। उसके बाद शीतकारी, इन सब में जमीन आसमान। भस्त्रिका प्राणायाम ऊर्जा, प्रखर ऊर्जा देगा, हीट से संबंधित है। लेकिन शीतकारी ठंडी है, उज्जयी का सम है। तो ये हर प्राणायाम अपना स्वभाव अपने तरीके से बॉडी में देगा। और नाड़ी शोधन करने के बाद उसी प्राणायाम का प्रभाव बढ़ेगा। नाड़ी शोधन का काम है नाड़ियों के रास्ते को। भस्त्रिका प्राणायाम जो हम करने जा रहे हैं, यह सुषुम्ना में प्राण जब प्रवाहित करने लगता है तो ढेर सारे इसके जो लक्षण हैं वह इस रूप में आते हैं कि व्यक्ति में श्वास का लेवल हर लेवल से इम्प्रूव होगा। और सबसे पहला लक्षण आता है सुषुम्ना में जैसे प्राण प्रवाह होगा, व्यक्ति के अंदर समता आने लगेगी। समता का अर्थ है कि जीवन में उसके अनुकूल और प्रतिकूल वो किसी भी रूप में हो सकती है। बेटा नारायण निकल गया, बेटा बहुत अच्छा हो गया, हमारा कलीग बहुत अच्छा हो गया या कलीग बहुत खराब हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया या थोड़ा नुकसान हो गया, या बहुत फायदा हो गया थोड़ा फायदा हो गया। इन सब में वो उसके अंदर जो विचलन होता था वो धीरे धीरे कम होगा। ये एक्यूरेट पैरामीटर है। इसी को गीता में भी कहा गया है, इसी को योग सूत्र में भी कहा गया है। जो भी ग्रंथ है सब यही एक ऐसा पैरामीटर है जिसपे, और इसको केवल और केवल व्यक्ति ही ऑब्जर्व करे, दूसरा कोई नहीं करता। क्योंकि गीता इस संदर्भ में, विषय लंबा हो रहा है लेकिन ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि गीता भी इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट करती है और योग सूत्र भी कहता है कि हमारे सामने कोई सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसका जो प्रदर्शन हम करते हैं वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा, निर्णय के द्वारा, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि नुकसान हो रहा तो हम कुछ ना बोले। हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्रोध से नहीं करना है,
सम अवस्था में निर्णय तो हैव टू टेक डिसीजन, नहीं तो सारी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। ये गीता का कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पर कहना आवश्यक था कि हम कितना विचलित हुए कि केवल और केवल हम जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। मेडिकल पैरामीटर में वो पता चलेगा हृदय गति बढ़ने से श्वसन, बस ये मेडिकल में भी ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन हमें क्रिया तो करना पड़ेगा। यही पूरी की पूरी शिक्षा गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण देते कि युद्ध करो, लेकिन युद्ध का प्रभाव अपने ऊपर मत लाओ। युद्ध करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन कहते हैं समवस्था। ये समवस्था लाने में अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे मुख्य है, और उसको क्रियान्वित करने में। अब यहाँ पर नमस्कार प्राणायाम करेंगे, एक लाइन करेंगे, इनहेल और एक्सहेल को। चंद्रभस्त्र का, सूर्यभस्त्र का थोड़ा थोड़ा तीनों कर लेते हैं, थोड़ा करेंगे क्योंकि समय काफी हो गया। हम अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे। यहाँ दोनों की इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक जैसा करें, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्पीड बढ़ा सकते, लेकिन पहले बराबर करने की आदत पाना। इसी स्पीड को सभी लोग करते रहेंगे। अब वो लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं जिनका बीपी सामान्य रहता है, बिना दवाई का, और जो है हृदय रोग की कोई समस्या नहीं। ऐसे लोग थोड़ा इस प्रकार। रिलैक्स के प्रभाव पर शरीर में हल्का बनाना, शरीर के अलग अलग हिस्से में वाइब्रेशन होना, इस प्राणायाम का सामान्य स्वभाव है, सामान्य प्रभाव। और यह लगभग सभी लोग पहली सेटिंग में इसको अनुभव करें, कितना तीव्र प्रभावशाली प्राणायाम का परिणाम आने में, जैसे प्रभाव के लक्षण आने में समय देगा। इसी प्रकार सूर्यभस्त्र का, इस बार लेफ्ट को बंद करेंगे, हाथ वही रहेगा, बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार करेंगे। इसी प्रकार अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करेंगे। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति को दोनों बराबर करना चाहिए, और अलग अलग बीमारियों में इसके रेशियो को कम ज्यादा है। यहाँ जो मैं करा रहा हूँ स्वस्थ व्यक्ति के दृष्टिकोण से कम ज्यादा होना चाहिए, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ समय। किसी व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? अगर उसे लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, फेफड़े में किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है, दिमाग से संबंधित कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे ब्रेन में समस्या हो, जैसे ट्यूमर वगैरह, जंगली आना, दौड़ा आना, चक्कर आना, इस तरह कोई बीमारी नहीं है, हृदय रोग की समस्या नहीं है, उच्च रक्तचाप, इतनी बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को नहीं है, उसे तब तक करना चाहिए जब उसको अच्छा कर सकता, तब तक करते हैं, और फिर आराम से शांत बैठते रहिए। जिन बीमारियों का मैंने नाम लिया है, उन बीमारियों के होने पर इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसमें प्राणायाम करने से बहुत लाभ होने की संभावना है, वो एक्सपर्ट डिसाइड करे और एक्सपर्ट अपनी दे, अन्यथा इस प्राणायाम से नुकसान। अब अंतिम भाग करेंगे, सीधे बैठ करके दोनों हाथ के अंदर पर दोनों नाटकों से
थ्रोट से प्रेशर बिल्कुल नहीं, नासिका से नासिका मार्ग से प्रक्रिया चलेगी और नासिका से ही आवाज आएगी, थ्रोट बिल्कुल फ्री रहेगा। तटस्थ भाव से शरीर में होने वाली हलचल को अनुभव करें। बहुत ही दुर्लभ स्थिति है एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए जो अस्थिका प्राणायाम की इमीडिएट बाद बॉडी में। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं इस बात को उन युवाओं से, नवयुवकों से शेयर करना चाह रहा हूँ जो ये कहते हैं कि मेरे पास समय कम है और मैं समय के अभाव के कारण योग का अभ्यास नहीं कर पाता। उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप कम से कम अगर 10 से 15 मिनट भी अपने लिए निकाल, आप सूर्य नमस्कार, उसके बाद शवासन, उसके बाद भस्त्रिका करना, ये 3 अभ्यास ही अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है तो आप अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक, लंबे स्तर तक मेंटेन रखने में केवल 15 मिनट के अभ्यास से सफल हो। ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता है कि मेरे पास समय कम रहता है तो मैं इतने का, और इससे ईश्वर की कृपा से मैं हेल्थ को एक बड़े लेवल तक मेंटेन करने में सक्षम हूँ। अंतिम अभ्यास करेंगे आप 5 बार करेंगे। अभ्यास सबको मालूम है, लगभग हर सेशन में इसकी चर्चा होती है, इसलिए अभ्यास होता है। अभी नेत्रों को नहीं खोलेंगे, सहज भाव से बैठे रहे। 1 मिनट रखना, अपने आप को अपनी सांस के साथ संबद्ध कर दें, जोड़ दें, केवल और केवल सांस को देखना और किसी को। नासिका से प्रवेश हुई सांस और स्पाइन में सारे चक्रों को पार करती हुई मूलाधार तक गई और मूलाधार से पुनः चक्रों से क्रॉस करती हुई नासिका से मन को इसी पर चलाकर
यात्रा है इमेजिंग करें और जहाँ तक एक्सरेज करें वहाँ तक आप मुलाकात करें एक्सरे कर देते हैं वहाँ से नाश्ता करके यात्रा नासिका मुलाकात बीच बीच में अपने आप को चेक करते हैं आप श्वास बनी कहीं गलत तो नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् ॐ शान्ति 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 दोनों हाथ क्लियर रखें और गर्म से चेहरे आगे जय करें तो आ रहा है। एक बात यहाँ पर और बताना कि अभ्यास समय मल द्वार और मुख द्वार और हमारे से ये सब खाली होना आवश्यक मैंने पहले भी बताया था। तो उसके साथ साथ अगर अभ्यास के दौरान आपको किसी भी प्रकार की शंका होती है लघु जाती है तो उसको बीच में वहीं पर निवृत्त करना चाहिए, उसको होल्ड करके अभ्यास बन गए। अभी चलने दें। किसी का कोई एक प्रश्न हो तो ले सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनमें से भी जो लोग ऑनलाइन अभी किसी तरह की कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं है। हो रहा है देखो हाँ मैम आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताने की कृपा करें कि अभ्यास माँ के क्या संभव उपाय थे जो मैंने बताया था। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही मैम, आ रही। अच्छा, नमस्कार। एक्चुअली मैंने अपनी मदर से कहा, उनको वीकनेस बहुत है तो वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं कर पा रही हैं अभी, और वो थोड़ा सा करती हैं और थक जाती हैं। तो अभी उनका ऑक्सीजन 95 पर ही मेंटेन है, नीचे भी नहीं जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग कम वरीड हैं, लेकिन बढ़ाना चाह रही हैं वो खुद भी, बट वो थोड़ा सा भी करती है तो एकदम थक जाती हैं और लेट जाती हैं।
नहीं तो इसका यह है कि जितनी देर में थक जाते हैं, मान लीजिए वो 1 मिनट ही कर पाते हैं या 10-5 ब्रेथ ही कर पाते हैं, उतना ही जी करें जी। और बल्कि उससे एक कम कर लें। और फिर अच्छा जितना उनको रेस्ट की जरूरत हो उतना रेस्ट करें और रेस्ट के बाद फिर उतना ही रिपीट कर लें। तो ऐसे उसको कंटिन्यू रखें, दिन में 3 बार या 4 बार कर लें। और एक अच्छा। बार में हाँ, एक बार में मोटा-मोटा है कि टोटल अभ्यास 3-4 मिनट या 5 मिनट कम से कम हो जाए। वो 5 मिनट चाहे 5 टुकड़े में हो, चाहे 10 टुकड़े में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा तो अच्छा, तो इस तरह से खाली, उनको कंटिन्यू रखिए। हाँ। अच्छा मतलब खाली पेट नहीं जरूरी है होना उनका? इस अभ्यास में जैसे जो सामान्य योग अभ्यास के नियम होते हैं कि बिल्कुल स्टमक खाली होना चाहिए, जी जी। वो थोड़ा-सा इसमें रिलैक्सेशन हो सकता है। तो अगर आपने मैम ने या मम्मी ने लंच किया है, तो उसके 2 जी। घंटे बाद कर सकती हैं। हल्का-फुल्का अच्छा कुछ किया तो उसके 20-25 मिनट बाद ही कर सकती हैं। क्योंकि ये अभ्यास लेट के करने थे, पीठ के बल या फिर चेयर पे बैठ के करने थे। तो उसमें कोई उस तरह का इतना हार्ड नियम नहीं है जो अन्य आसनों के अभ्यास में होता है। अच्छा अच्छा, नहीं उनको बिठा देते हैं, उनको घर पे ही हॉस्पिटल बेड रखा हुआ है तो उसको एलिवेट करके और उस पर बिठा के कोशिश करते हैं करें, तो वो थकती हैं अभी। पर ठीक है, मैं उनसे कहूंगी दिन में एक एक बार 4-5 बार कर ले, एक एक मिनट में। नहीं, अभी ये क्या आपने ऑब्जर्व किया कि एक बार में कितनी देर हो पाता होगा? वो बहुत स्लो स्पीड से कर पाती हैं सर, ऐसा वो मुझे लगता है 3-4 बार से ज्यादा नहीं इनहेल कर पाती हैं, अनुलोम विलोम वाली जो। 4-5 बार। जी। हाँ, तो ठीक है, 4। 4-5 बार का ये हुआ कि लगभग 30 सेकंड तक हो रहा है आराम से। तो 30 सेकंड में 5 बार अगर कर लें तो कम से कम 2.5 मिनट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक क्योंकि है, मैं यहीं से उसी। धीरे-धीरे स्टेबल होने लगेगा, बढ़ने लगेगा उनका जो है अभ्यास, स्मूथली होने लगेगा इतने से ही। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सिर्फ अनुलोम विलोम ही करा पा रहे हैं अभी हम उनको। ठीक है, हाँ, अनुलोम-विलोम भी कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है सर, समाप्त करते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का सत्र समाप्त हुआ। नमस्ते सर।